अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान सुपर लीग जे 8 एडिशन जे अपडेट जे प्रोग्राम सां गॾु KTN न्यूज़ जे प्लेटफॉर्म तां मुजाहिद सोलंकी तव्हांखे भलीकार चए थो। ऐं असांजो जेको सिलसिलो आहे पाकिस्तान सुपर लीग जे 8 एडिशन जे हवाले सां मैच जे हवाले सां तव्हांखे मुकमल अपडेट ॾियूं था ऐं ईंदड़ मैच जे हवाले सां बि तव्हांखे असां मुकमल अपडेट ॾियण जी कोशिशि कयूं था त कहिड़ी कंडीशन्स आहिनि, प्लेयर्स कहिड़ा आहिनि, कंहिं कहिड़ी प्लेयर जी परफॉर्मेंस में एक्सपेक्टेशंस आहिनि। गुज़िरियल ॾींहुं जेकी मैच थी उन में इस्लामाबाद यूनाइटेड जी टीम एक तरफ़े मुक़ाबले बाद पेशावर ज़ल्मी जी टीम के 6 विकेटों तां शिकस्त ॾेई मुख़्तलिफ़ प्लेयर्स की शानदार परफॉर्मेंस नज़र आई। ख़ासि करे हसन अली की ॻाल्हि कयूं त आउटस्टैंडिंग बॉलिंग जो मुज़ाहिरो कयो ऐं मैन ऑफ द मैच रहियो। ऐं ॿिए तरह रहमानुल्लाह गुरबाज़ जेको आहे उन भी बहितरीन बैटिंग जो मुज़ाहिरो कयो, पर मैच जेकी आहे उहा इस्लामाबाद यूनाइटेड जे हिस्से में आई। हिन वक़्तु इन ई हवाले सां असां टेलीफोन लाइन ते राब्तो कयो आहे। नौजवान जेको सहाफ़ी आहे स्पोर्ट्स जे मुख़्तलिफ़ इवेंट्स से तमामु घणी कमांड रखंदड़ आहे फ़याज़ बुखारी। फ़याज़ बुखारी खां असां ॻाल्हि ॿोली शुरूआत कंदासीं ऐं उन सां गॾु गॾु मुंहिंजे स्टूडियो में जेके महिमान शख्सियत गॾु आहे उहा भी तारीफ़ मोहताज न आहे। सुलेमान खान साहब है। सुलेमान साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया। फ़याज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। फ़याज़ बुखारी साहब, अगेन आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम दिया। कल जो मैच था एक्सपेक्टेशन से हवाले से आपको इतनी तवक्कात थी कि वन साइडेड मैच हो जाएगा? जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, पहले तो मैच पे थोड़ा सा बात करें फिर बाबर आजम पे भी आते हैं। जी बिल्कुल, कल का जो मैच था वो एक तरफा जरूर हो गया था, लेकिन पेशावर ज़ल्मी को जब टॉस जीत कर इस्लामाबाद ने बैटिंग का दावत दी तो पेशावर ज़ल्मी की जानिब से हारिस और बाबर आजम ने दोनों ने ही बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट दिया और गुज़िश्ता स्टार्टिंग के 6 ओवर्स में ही जो है वो तकरीबन 60 से 70 रन के करीब जो है वो टारगेट सेट कर दिया था। लेकिन उसके बाद जब मोहम्मद हारिस 20 बॉलों पे 40 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिनका स्ट्राइक रेट तकरीबन 200 के करीब था, और उसके बाद आने वाले तमाम ही प्लेयर्स जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। और इसमें खास तौर पे क्रेडिट जाता है हसन अली को, जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और ऐसे मौके पर आउट किया जब उनकी टीम जो है वो आधी टीम उनकी आउट हो चुकी थी। और बात की जाए टॉम कॉलर कैटमोर की तो वो भी बोल्ड हुए, रोमन पोवेल भी जो है वो भी बोल्ड हुए, और एक ही ओवर में 2 विकेटें जो है वो हसन अली ने जब उनकी हासिल कर ली तो पेशावर ज़ल्मी की टीम थोड़ी सी अंडर प्रेशर चली गई थी। जबकि बाद जेम्स नेशम ने भी कोशिश की, वो भी ना चल सके, दसन शनाका भी ना चल सके, लेकिन एक एंड से जो है वो सिर्फ बाबर आजम ही खड़े दिखाई दिए और उनका भी स्ट्राइक रेट जो है वो इतना ज्यादा बेहतर नहीं हो सका। अलबत्ता वो टारगेट जो है वो इतना अच्छा दे नहीं सके, और स्टार्टिंग जिस तरीके से की थी कि स्टार्टिंग में ही 70-75 रन जो है वो बहुत तेजी से 6 ओवर में ही बना लिए थे, लेकिन उसके बाद अगले 70-75 रन जो है वो उन्हें बनाने में तकरीबन 14 ओवर्स लग गए, लेकिन वो कुछ इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि शायद यहाँ पे 200 के करीब जो है वो टारगेट सेट किया जाएगा, क्योंकि बहुत मूड से आए थे मोहम्मद हारिस, जिस तरीके से चौके और छक्कों की बरसात कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि एक शानदार मैच होगा, 200 के करीब टारगेट सेट होगा और इस्लामाबाद की भी टीम को भी थोड़ा सा मुश्किलात का सामना होगा। लेकिन जिस तरीके से 150 रन का टारगेट मिला तो इस्लामाबाद की टीम को भी जो है वो उनके अफगानी प्लेयर जो है वो रहमानुल्लाह गुरबाज, उनको भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने 30 बॉल पर 60 रन की धुआंधार इनिंग खेली, जिसमें उनके 7 चौके और 4 छक्के शामिल थे। तो जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे तो वो बहुत शानदार था। और उसके बाद रोसी वैंडर वेल्डसन ने भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से 30 गेंदों पर 40 रन बनाए, और एंड में जो आसिफ अली ने जिस तरीके से फिनिश किया है 3 छक्के और 1 चौका जो लगाया तो वो भी बहुत शानदार था। और इस्लामाबाद ने बहुत आसानी से जो है वो ये 15 ओवर्स में ही पूरा टारगेट अचीव कर लिया। मुझे ऐसा लगता है कि वो तकरीबन 200 रन का भी अगर टारगेट होता तो वो इसी तरीके से चेस पर जाते और शानदार खेल का मुजाहरा करते, और ये वाली भी जीत जो है वो इस्लामाबाद अपने हासिल कर सकता था। बिल्कुल, बड़े ज़बरदस्त आपने चीज़ों को समराइज़ किया, लेकिन सवाल यहाँ पे बाबर आजम की कप्तानी के साथ साथ बैटिंग का भी उठता है कि जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, नो डाउट एक ही बंदा था जो विकेट पे खड़ा था, लेकिन लीड इन द फ्रंट कप्तान को अपने आप को फ्रंट पे खेलना चाहिए। 20 ओवर तक वो खड़े रहे, नॉट आउट रहे, हालांकि उन्होंने 10 ओवर ही ज़ाती तौर पे खेले होंगे, उसमें उसने जो टोटल किया वो 75 रन किया। तो बाबर आजम की बैटिंग को आप कहाँ देखते हैं कि जिस तरह की बैटिंग उसने की थी ऐसी करनी चाहिए? नो डाउट बैट्समैन जल्दी आउट हो गए तो इसको खुद आगे आके खेलना चाहिए था, बॉलर्स को खुद फेस करना चाहिए था और ज़्यादा से ज़्यादा बॉलें खुद खेलना चाहिए। तो आप नहीं समझते इसमें बाबर आजम जो है वो थोड़ा पीछे रह गए?
अच्छा देखिए, बाबर आजम के बारे में तो ये पहले से ही थोड़ा सा मशहूर है और इसी बात पे जो है वो आगे चलते हैं कि वो पूरी इनिंग्स को एक साथ लेकर चलने और खेलने में तो अहमियत रखते हैं और वो खेलते भी इसी तरीके से हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट जो है वो इतना ज्यादा मुतासिर को नहीं नजर आता, क्योंकि स्टार्टिंग में जब उन्होंने 30 बॉलों पे 50 रन मुकम्मल कर लिए थे, तो अगली जो उन्होंने 30 बॉलें खेली उसमें उन्होंने सिर्फ 25 रन का ही इजाफा किया है। और उन्होंने जब बिल्कुल यही पॉइंट है मेरे भी। होने के बाद उनके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए और उनसे जब जर्नलिस्ट ने सवाल किया जिसमें यही सवाल किया जा रहा था कि आपका स्ट्राइक रेट इतना बेहतर नहीं है, तो वो बाबर आजम इसी तरीके का जवाब देते नजर आए कि सामने वाले एंड पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था और सब एक के बाद एक आउट होते चले गए। तो मैं जब भी स्टार्टिंग करता था कि किसी हिट लगाऊं, चौका या छक्का लगाने की कोशिश करूं, मैं टारगेट को आगे लेके जाने की कोशिश करूं, लेकिन उसी टाइम कोई सामने वाला खिलाड़ी जो है वो आउट हो जाता था, जिसके बायस मुझे बहुत परेशानी हो रही थी और 8 खिलाड़ी देखते ही देखते जो है मेरे सामने आउट हो गए। तो मैं जो है वो अदर एंड पे इतना ज्यादा हिट नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने इस बात का एक्सक्यूज भी करते और वो नाराज होते हुए भी दिखाई दिए, क्योंकि जब वो आखिरी ओवर में कोशिश कर रहे थे कि आखिरी के 3-4 ओवर्स में वो बल्ला फेंक दिया था उसने गुस्से में लगाए, लेकिन उनसे चौके छक्के लग नहीं रहे थे, सिंगल डबल पे जा रहे थे, तो वो थोड़ा सा गुस्से का भी इजहार कर रहे थे। बैट भी जो है वो जमीन पे मार के और पवेलियन की तरफ वापस गए जब उनके 20 ओवर्स मुकम्मल हो गए थे। उन्होंने बैट कैरी जरूर किया, 50 बॉलों पे तकरीबन 60 बॉलें उन्होंने खेली, 10 ओवर्स खेल लिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ 75 रन का ही इजाफा किया और उनका स्ट्राइक रेट भी 130 के करीब ही रहा। तो अलबत्ता उनकी बैटिंग जो है वो थोड़ी सी इतनी मुतासिर को नहीं रही, लेकिन ज्यादा सवाल उठता है उनकी फील्डिंग और की कैप्टनसी का, कि वो वहां पर जो है वो इतना ज्यादा बॉलर्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सके, क्योंकि कोयटा ग्लेडिएटर के जो कप्तान है सरफराज अहमद, वो 160 रन के टारगेट को भी यहाँ कराची में थोड़ा सा जो है वो रोकने की और फंसाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी स्ट्राइकिंग पोजीशन पे जाते हैं, थोड़ी सी स्लिप लेते हैं, गली में फील्डर्स खड़े करते हैं ताकि जो प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा दबाव में आए और अपनी विकेट्स लूज करे। लेकिन कैप्टनसी की जानिब से बाबर आजम थोड़े से इतने मैच्योर नजर नहीं आए कल के मैच में और इतनी ज्यादा अच्छी कैप्टनसी भी नहीं की, फील्डिंग भी इतनी ज्यादा रुझान नहीं दे सके, और जो शॉट थे वो रहमानुल्लाह गुरबाज बहुत आसानी से छक्के और चौके ट्राई करते रहे। एंड में आसिफ अली ने भी बहुत ज्यादा अच्छी हिटिंग करी, लेकिन उनको पकड़ने के लिए कोई बॉलर जो है वो इतना ज्यादा तगड़ा महसूस नहीं हुआ कि उन्हें आउट कर सकता, विकेट ले सकता। तो अगर विकेट मिल जाती कुछ और पासा पलट सकता था, लेकिन 160 रन का टारगेट जो है वो बहुत आसानी से उन्होंने 15 ओवर्स में बनाने दे दिया। अभी तो मजीद 5 ओवर्स बाकी थे और जिस तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बैटिंग कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो 200-225 रन का भी अगर टारगेट होता तो उसे भी अचीव करने के लिए आगे बढ़ती। बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप जस्टिफाई करते हैं बाबर आजम की इस स्टेटमेंट से कि प्लेयर्स आउट हो रहे थे तो इसलिए मेरे ऊपर प्रेशर था, मुझे खेलना था। अगर प्लेयर आउट भी हो रहे होते हैं तो अगर आप समझते हैं मुझ में इतनी एबिलिटी है कि मैं चौके छक्के लगाने के साथ 7-8 की एवरेज से खुद खेल के फेस कर सकता हूं, तो आप उसकी इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि प्लेयर्स आउट हो रहे थे इसलिए मैंने थोड़ा डिफेंसिव स्टाइल में बैटिंग की? नहीं, मैं बाबर आजम की इस स्टाइल पे बिल्कुल भी जो है वो एग्री नहीं करता, क्योंकि वो एक बड़ा प्लेयर है, एक बड़ा नाम है, उसको बड़ी शॉट्स खेलनी चाहिए थी। वो इतने नेट में इतनी जिस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, कहीं कहीं घंटों हमने उन्हें देखा है कि वो प्रैक्टिस करते दिखाई देते हैं, तो वो प्रैक्टिस करने के बाद वो मैच में जो है वो इम्प्लीमेंट करने का टाइम था कि जहां पर अगर 60 बॉलें उन्होंने खेली थी तो कम से कम 75 तो नहीं, कम से कम 60 बॉलों पे 100 रन 120 रन तो बनाते, 200 के स्ट्राइक रेट से तो जाते, लेकिन वो बिल्कुल ही डिफेंसिव चले गए। 60 बॉलों पे उन्होंने सिर्फ 75 रन ही बनाए और 130 रन का जो स्ट्राइक रेट है वो बिल्कुल भी T20 में कोई अहमियत नहीं रखता, क्योंकि आप अगर उनके प्लेयर्स की बात की जाए तो रहमानुल्लाह गुरबाज जो है वो ओपनिंग पे आए थे, वो तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट से 30 बॉलों पे 60 रन बना के अपने पवेलियन वापस चले गए। जबकि अगर आसिफ अली की बात की जाए तो उन्होंने भी 13-14 बॉलों पे तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट से 30 रन बनाए और इसके साथ ही वेंटर डोसन भी हो तो वो भी बहुत तेज खेल रहे थे। तो सामने वाला जो स्ट्रेटेजी है वो यही रखता है कि हमें कम से कम बॉलों पे ज्यादा से ज्यादा रन बनाने हैं। अगर अदर हैंड पे कोई विकेट नहीं भी चल रही थी तो बाबर आजम का काम था कि वो 60 बॉलों पे कम से कम 100 से 120 रन बनाते, ताकि जो है वो अपनी सेंचुरी भी मुकम्मल कर लेते और बेहतर अंदाज में क्रिकेट खेलते। तो शायद यहाँ पे 160 की जगह 200 के करीब टारगेट अगर सेट हो जाता तो वो उनको मैच फंसाने में और फील्डिंग को थोड़ा सा स्ट्रांग लेने में और बॉलर्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने में जो है वो खास बात नजर आती। लेकिन अगर बात की जाए ज़ल्मी के बॉलर्स की तो पेशावर ज़ल्मी के पास इतने खास कोई बॉलर्स भी महसूस नहीं होते। जब से हसन अली गए हैं और वहाब रियाज की फॉर्म खराब हुई है तो उनके पास कोई ऐसा खास बॉलर नजर नहीं आता। पहले एक उमैद आसिफ थे, वो भी कुछ विकेट्स ले लिया करते थे, लेकिन अब उनके पास कोई लीडिंग विकेट टेकर पेशावर
पेशावर ज़ल्मी के पास मौजूद नहीं है जो कि इतना बेहतरीन बॉलिंग करा सकता हो। वहाब रियाज एक्सपीरियंस जरूर है, बड़े बहुत हो चुके हैं, मिनिस्ट्री भी मिल गई है, लेकिन उनके पास बॉलिंग का जो एक एक्सपीरियंस है वो अब उसे इतना यूटिलाइज नहीं कर सकते। शायद ऐसा लगता है कि कहीं उनकी उम्र का जो एक उम्र का तकाजा हो जाता है वो भी फैक्टर नजर आने लगा है, और बॉलिंग में जो है वो इतनी खास बात उनकी अब नजर भी नहीं आती, और रन भी बहुत ज्यादा देने लगे हैं, जबकि विकेट हासिल करने से भी बिल्कुल कासिर नजर आते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो ये बड़ी ज़बरदस्त आपने की, लेकिन दूसरा डिसअपॉइंटमेंट साइम अयूब के हवाले से भी डिस्कस किया जा रहा है। जिस तरह से साइम अयूब ने परफॉर्म किया, बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट किया इवेंट में और सबकी नज़रें उस पर मरकूज़ हो गई, लेकिन साइम अयूब का आउट होना, एक तो उसके हिसाब से कि हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हम जूनियर प्लेयर से लगा लेते हैं, वो नहीं लगानी चाहिए। दूसरा, हसन अली ने जिस तरह का कमबैक किया है एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि 2 मैचेस में तो उसको चांस नहीं मिला था, तीसरे मैच में उसको खिलाया, और जिस तरह से उन्होंने आउट किया प्लेयर्स को, कोयल कैटमोर को, उसके बाद पॉवल को, उसके बाद जिमी निशाम को, तो एक तो हसन अली की परफॉर्मेंस के हवाले से बोलें कि क्या आपको एक्सपेक्टेशन थी कि इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, और साइम अयूब के आउट होने से भी आप समझते हैं कि पेशावर ज़ल्मी की टीम को नुकसान हुआ? जी बिल्कुल, साइम अयूब एक उभरते हुए और शानदार प्लेयर हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं। उन्हें जो है वो ब्रायन लारा और सईद अनवर से जो है वो कंपैरिजन किया जाने लगा है, लेकिन इसे कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि वो प्लेयर हो सकता है आने वाले वक्त में बहुत बड़ा सुपरस्टार जरूर बन जाए, लेकिन अभी है तो स्टार्टिंग में छोटा लड़का ही, क्योंकि इतना नौजवान खिलाड़ी है। वो भी उसने इतनी ज्यादा क्रिकेट खेली भी नहीं है, ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसने बहुत ज्यादा कुछ खेला है। चंद 1 से 2 साल या 3 साल पहले उनका कहीं नामो निशान नहीं था, किसी लिस्टों में कहीं में नजर नहीं आते थे। गुज़िश्ता 6-8 महीने और साल से जो है वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं, और हमारा सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि कोई 6-8 महीने या साल परफॉर्म करने लगे तो उसे फौरन पीएसएल में जगह दे देते हैं और उसे बहुत उम्मीदें बांध देते हैं जैसे कि इससे बड़ा कोई प्लेयर ही ना हो। लेकिन साइम अयूब नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है और उसे वक्त लगेगा, वो थोड़ा थोड़ा खेलता और अच्छा भी नजर आएगा। 3 मैचों में तो उसने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अलबत्ता वो है नौजवान यंगस्टर है, थोड़ा सा मैच्योरिटी का थोड़ा सा लेवल बनते बनते टाइम लगेगा, थोड़ा सा बिल्कुल सही कह रहे हैं, वक्त लगेगा। लेकिन कल के मैच में जिस तरीके से वो आउट हुआ तो उसे आउट नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा विकेट पे स्टे करता, क्योंकि स्टार्ट बहुत अच्छा मिल चुका था। 75 रन पे जब मोहम्मद हारिस आउट हुए 40 रन बनाने के बाद, तो एक बहुत अच्छा स्टार्ट मिल चुका था 7वें ओवर में, लेकिन उसके बाद वो स्टार्ट को कैरी करना चाहिए था। साइम अयूब की वहीं पर भी जो है वो मजबूत सोच नजर आती है कि थोड़ा सा विकेट पे स्टे करके और थोड़ा सा रन बनाने की कोशिश करता, रन एक्सेलरेट करता तो वो 200 रन तक का टारगेट दे सकते थे। लेकिन साइम अयूब की थोड़ी सी गलती कहे या थोड़ा सा जो है वो नौजवानी कहे कि वो इतना ज्यादा शऊरमंद ना होने के बाद वो इतना बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर सके कल के मैच में। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो आउट हुए तो उसके बाद हसन अली को जब बॉलिंग पर लगाया गया तो उन्होंने जिस तरीके से 3 मेन प्लेयर्स को जिस तरीके से आउट किया, और तीनों के तीनों ओवरसीज जो कि बहुत शानदार प्लेयर हैं, तीनों को आउट करना वो पहले ओवर में तो उसने 17 रन दे दिए थे, मायूस किया था उसने। कमबैक किया है वो बहुत शानदार था, 2 बोल्ड एक ही ओवर में करना बहुत जबरदस्त रहा, और उसको नजर आ रहा था कि जिस तरीके से वो विकेट लेने के बाद जो है वो गुस्से का इजहार कर रहा है, तो वो यही बताना चाह रहा था कि 2 मैचेस से मुझे बिठा के रखा, लेकिन तीसरे मैच में मेरी परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, और उसके बाद उसे मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। तो एक बहुत अच्छा ड्रीम जो है वो उसका कमबैक हुआ है। अब देखना यही होगा कि उनका मेन बॉलर हसन अली ही रहता है या फिर एक मैच के बाद वो फिर से जो है वो उन्हीं पुराने मैचेस की तरह हल्के हो जाते हैं और ठंडे हो जाते हैं और इतना ज्यादा रन देने लगते हैं और विकेट हासिल नहीं कर सकते। तो अगले मैचेस ही बताएंगे, लेकिन अभी तक कल के मैच में 2 मजबूत बात यही रही कि साइम अयूब आउट हो गए, मोहम्मद हारिस आउट हो गए, उसके बाद हसन अली ने 3 विकेट्स ओवरसीज की ले ली। तो ये डिसाइडेड पोजीशन थी सारी मैच में पेशावर के लिए, एक टफ मुकाबला नजर आना चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं सका। थैंक यू सो मच फयाज बुखारी साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सलमान साहब, लास्ट दिन जो पिछले दिनों हमने बात कर रहे थे और आपने हसन अली को पॉइंट आउट किया था कि हसन अली लाइट नहीं है तो जनरेटर की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही, लेकिन कल उनको आपके कहने पे शामिल किया गया। क्या वजह थी कि हसन अली आए और छा गए सारी मैच के हवाले से? क्या कहेंगे, आपको पहले से अंदाजा था कि हसन अली डिसाइडेड पॉइंट होंगे? मेरे कहने पे नहीं शामिल किया गया, लेकिन हसन अली के अंदर अहलियत है T20 में, और हमने देखा कि कराची की विकेट हमेशा उसको शूट करती है, और उसका कमबैक भी जो हुआ है वो कराची से ही हुआ, सही परफॉर्म किया। तो कराची की विकेट उसको हमेशा सपोर्ट करती है, और वो उसकी लाइन और लेंथ भी अच्छी है, और जहाँ ज़रूरत थी उसने कामयाबी दिलाई और वो कामयाबी उनको एंड तक लेगी। लेकिन एक चीज़ कल जो मैंने देखी, जो पहले परफॉर्म करता था हसन अली,
कल उसकी फिटनेस, उसका रिदम, उसका रनअप भी उसका साथ दे रहा था। लेकिन लास्ट मैच जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहा था, टेस्ट मैच भी जब उसको खिलाया था तो बड़ी मेहनत की उसने, एक विकेट लिया तो जाके सजदा किया था कि विकेट मिली खुदा खुदा करके। लेकिन इस दफ़ा जो मैच हो रहा था, कल जो मैच हुआ, उसमें हमें एक चीज़ नज़र आ रही थी कि वो प्रॉपर रिदम के साथ, प्रॉपर रनअप के साथ और बड़ी एनर्जी के साथ बॉलिंग कर रहा था। हालांकि पहले ओवर में रन्स खा गए थे, लेकिन कंटिन्यूसली उसकी परफॉर्म बेहतर होती है। T20 की फिटनेस का मेयार डिफरेंट है, वनडे का फिटनेस का मेयार डिफरेंट है। टेस्ट के मैच के लिए अलग स्टेमिना चाहिए, अलग फिटनेस चाहिए। तो जब भी ये टेस्ट मैच खेलते तो इनको ये इश्यूज आ जाते हैं, बजाय इनको नहीं आते बल्कि हारिस को भी आते हैं। हाँ, आजकल शायद जितने भी ये फास्ट बॉलर है इनको हारिस सोहेल की बात करें आप, इनको हारिस रऊफ की बात है ना, करें, ये यानी जब भी ये खेलते हैं और जब गिर जाते हैं, जाहिर है जब गिरते हैं तो वो जो इनकी इंजरी होती है वो उनको इंडिकेट करता है कि यार हम ठीक नहीं है। तो जाहिर है अपने आप को सेव करने के लिए वापस फिट होते नहीं है, तो इनको खिला देते हैं, फिट होते नहीं है इसलिए इसको आउट कर देते हैं। सही। तो इसलिए जब तक ये कंप्लीट फिट नहीं उनको टेस्ट मैच ना खिलाया जाए और ये T20 के लिए चल सकते हैं तो इनको खिलाएं आप। 156 रन किए 8 विकेटों के नुकसान पे पहले बैटिंग करते हुए पेशावर ज़ल्मी ने, जैसे हमने चीज़ डिस्कस की। बाबर आजम टू द पॉइंट, जिस तरह की बैटिंग की उसने, आउटस्टैंडिंग बैटिंग तो नज़र आ रही है, लेकिन 20 ओवर तक एक बैट्समैन और दुनिया का मंझा हुआ बैट्समैन, पहले नंबर पे T20 में हो, टेस्ट में हो, वनडे में हो, मुख्तलिफ पोजीशन पे रहने वाला बैट्समैन, पाकिस्तान का कप्तान और लीडिंग इन फ्रंट का किरदार उसने आप समझते अदा किया। क्योंकि जिस लोग की स्ट्राइक रेट की बात करें उस मैार पे तो पूरा नहीं उतरा, 75 रन करके टॉप स्कोरर तो रहा, लेकिन बैटिंग की जो एक्सपेक्टेशंस थी, आप समझते हैं कि जल्दी बैट्समैन आउट होने की वजह से उसके ऊपर प्रेशर था या उसके पास शॉट्स की वैरायटी नहीं थी? देखिए 10 ओवर तक तकरीबन इनका स्कोर भी बेहतर था। जब ब्रेक हुई तो फिर इंजमाम और डेरिन सेमी आए, क्या डिस्कस हुआ ये पता नहीं है, लेकिन जो नज़र आया वो ये आया कि बाबर आजम के रन रुक गए। सही। अब बाबर आजम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना कि यार मैं खेल इसलिए नहीं पाया कि सामने से विकेट गिर रही है। होना ये चाहिए था कि आप गेंद ज़्यादा से ज़्यादा खुद बिल्कुल ये सही होता है, और नॉर्मली जो बंदा विकेट पर होता है उसको विकेट का ज़्यादा पता होता है कि बिहेवियर कैसा है, ताकि जो सामने वाला जो बैट्समैन हो, बैटर हो, उसको वो कॉन्फिडेंस दे और बताया कि यार मैं मार सकता हूँ, तुम भी मार सकते हो। लेकिन यहाँ वो उससे ये उम्मीद रख रहा है कि यार नहीं तुम आओगे, तुम मारोगे, मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं देखूंगा। वो मैं देखने में उनका जो अपना जो रन स्ट्राइक रेट है वो भी नीचे आया, जिससे टीम को भी नुकसान हुआ और कोई भी जो पेशावर ज़ल्मी का बैटर है उसको ये तौफीक नहीं हुई कि वो विकेट पर खड़े होकर रन बनाए। सर बिल्कुल सही कहा। मोहम्मद हारिस की 40 हैं, बाबर आजम के 75 हैं, उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ ड्यूसन शनाका के 11 रन नज़र आ रहे हैं, फिर उस्मान कादिर के 7 रन हैं। किसी बैट्समैन ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। साइम अयूब ने भी 3 रन किए, लेकिन आप समझते हैं कि ये जो 3 आउट हुए, टॉम कोयलर, कैडमोर, रोमन पावेल और जेम्स निशाम, इनके तीनों विकेटें लेने के बाद वाकई में एक टीम अंडर प्रेशर आ जाती है, क्योंकि सबसे मेन प्लेयर्स आपके 2-3 ओवर में आउट हो जाएं। जब बाबर आजम नहीं खेलेगा, जो अगला प्लेयर आएगा और आप उसको बोलो यार आपने हिट करना है, वो कैसे वो सेट भी नहीं और हिट भी करे। सही है, जाहिर है जब वो हिट करेगा तो आउट होगा। सही है, तो उसको खुद खेलना चाहिए था, उसको खुद कॉन्फिडेंस जो ना, खुद शॉट मारता, अगले को भी कॉन्फिडेंस आता। सही है। अगर देखें ना, पहले हारिस ने खेला, उसके बाद जब हारिस ने खेला तो इसको भी जोश आया, इसने भी क्रीज से निकल के मारा। हमने कहा कि आज तो बाबर आजम लगता है 200 भी क्रॉस कर जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन जब विकेटें गिरना शुरू हुई और इसने ये दूसरे पे तकिया किया तो खुद भी डूबा और दूसरे को भी ले डूबा। होना ये चाहिए। आम में भी जब क्रिकेट होती है, जो बाहर का जो बैटर, जो क्रीज पर जो नया बैट्समैन आता है, वो टाइम लेता है, थोड़ा बिल्कुल टाइम मिलता है, ताकि वो विकेट के बिहेवियर को समझे, और जब सामने वाला रन्स करता है तो उसका भी दिल बड़ा हो जाता है, तो फिर वो भी मारने पे जाता है। तो इसमें सारा जो कसूर है वो बाबर आजम का है। हारिस की बात की हमने, मोहम्मद हारिस ने 40 रन किए 21 बॉलों पे, 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। 21 बॉलों पे उसने 40 किए। साइम अयूब जल्दी आउट हो गए। कि इन दोनों प्लेयर्स के आउट होने के बाद भी तो डेफिनेटली जिस तरह से कैप्टन होता है उसको पता है कि मेरे पास बैट्समैन यही हैं, अगर आउट हो जाते हैं तो थोड़ा प्रेशर तो आ जाता है। बैटर तो इनके पास सारे आउट क्लास है, कोई कमी नहीं है। ऐसा बैटर है कि हर बंदे जितवा सकता है, लेकिन यहाँ मसला ये है कि वो फिट नहीं है ना। कोई भी बैटर जब आएगा तो 1-2 बॉलें खेलेगा, एडजस्ट होगा तो करेगा। इधर तो एडजस्ट ही नहीं हुआ, 3 बॉलें नहीं हुई है। पहला बॉल उसने शॉट खेला, ठीक है, हर बॉल पे छक्का चौका नहीं है, नहीं लगता है ना। आप सिंगल भी लें, डबल भी लें, जब आपका रिदम बन जाए तो फिर तो आप जहाँ चाहें खेलेंगे। जब आपका रिदम ही नहीं बना और आप कहते हैं यार आप खेल जाएं, ये नामुमकिन है। अच्छा, टॉस का किरदार हमने देखा कल, बड़ा ज़बरदस्त टॉस जीत के शादाब खान ने पहले फील्डिंग की
और स्कोर को चेस किया, न सिर्फ स्कोर को चेस किया बल्कि लेकिन जो बॉलिंग उसने रिप्लेसमेंट की उसने भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। हसन अली के साथ रोमान रईस, फ़हीम अशरफ, टॉम कोरेन, शादाब खान, मुबस्सिर खान, इन सब ने अच्छा परफॉर्म बॉलिंग में मुजाहरा किया है। ओवरऑल जो टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला था, तो शादाब खान की क़यादत और बाबर आजम की क़यादत अब दोनों कंपेयर कर रहे थे। आप कह रहे थे शादाब बड़ा ज़बरदस्त कप्तान होगा फ्यूचर में, डेफिनेटली जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, समझते हैं कल उसने बाजी ना सिर्फ मैच में जीत ली बल्कि कप्तानी में भी जीत ली। हाँ, उसने तकरीबन देखिए जहाँ 200 रन होने थे वहाँ उसने ब्रेक लगवाई, सही, ठीक है, और फिर जहाँ ज़रूरत महसूस हुई वहाँ उसने हसन अली को यूटिलाइज़ किया, सही, ठीक है। फील्डिंग भी उनकी अच्छी थी, सही, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार हम जो है ना आहिस्ता, उन्होंने कहा नहीं भाई जल्द अज जल्द जो है रन जितने हम बना सकते बनाएं, बजाय इसके कि आखिरी 20 ओवर 15 ओवर्स के बाद हम ले जाएं, जहाँ तक मुमकिन हो ख़त्म करें ताकि मैच जीतें और जो आज का जो मैच है उसके लिए भी रिकवरी करें। नो डाउट। जिस तरह से रहमानुल्लाह गुरबाज ने बैटिंग की, वो फील्डिंग भी अच्छी की, फील्डिंग भी उसने अच्छी की, नो डाउट, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया बैटिंग के हिसाब से। 31 बॉलों पे उसने 62 रन बनाए, 7 चौके और 4 छक्के शामिल थे। ऐसे ही एक्सपेक्टेशंस के हवाले से किसी के नाम गवाम गुमान में भी नहीं था कि भाई गुरबाज खान भी आके इतना अच्छा परफॉर्म करेगा। उसकी बैटिंग को कैसे एनालाइज इसके बारे में तो जो हम ऊपर थे तो जो जर्नलिस्ट कह रहे थे यार है तो बड़ा, ये खड़ा हो जाए तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन 1 साल से ये इसके अंदर वो करंट नहीं है। अच्छा, यानी आप इससे उम्मीद ना रखें। अभी एक तरफ ये गुफ्तगू जारी है, दूसरी तरफ उसके छक्के और चौके जारी हैं। सही है। तो वो ये बतला रहे कि भाई अगर तुम ऊपर ड्रेसिंग रूम में हो, मेरी तुम्हारी आवाज़ आ रही है। ड्रेसिंग रूम में तो सब कोचेज और बड़े प्लेयर बन जाते हैं। फील बता रहा हूँ कि उसने परफॉर्म किया और तमाशाइयों ने उसकी बैटिंग को एंजॉय किया, ठीक है। यहाँ पर जो ना जो हम एक यूँ कहेंगे कि ज़ल्मी की जो फील्डिंग थी वो इंतहाई नाक़िस थी। अच्छा, है ना। जिमी नेशम ने 3 कैचेस ड्रॉप किए, ठीक है, और जब आपने मिस फील्डिंग की, कम टोटल चेस करने के लिए टीम जा रही है और कैचेस ड्रॉप करें तो फिर बॉलर बहुत अच्छे थे, लेकिन उस्मान कादिर ने भी जगह पर बॉल नहीं किया। सही है, जाहिर है जब आप जगह पर बॉल नहीं करेंगे तो आपको तो लगेगी, और स्कोर भी थोड़ा हो जब उसको डिफेंड करें तो। हाँ, तो ये कि ओवरऑल बाबर आजम कल फेल नजर आए हमें, बिल्कुल फेल नजर आया, तभी तो मैच उसका ड्रॉप हो गया, यानी कि हार गए। रहमानुल्लाह के बाद अगर रूसी वैन डर ड्यूसन की बात कर लें, उसने भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, 42 रन बनाया उसने, 29 बॉलों पे 6 चौके उसकी इनिंग में शामिल थे। फिर आसिफ अली ने 13 बॉलों पे 1 चौके और 3 छक्कों की मदद से जो रन्स बनाए 29। इन दोनों बैट्समैनों ने उस मैच को बिल्कुल आसान कर दिया। हालांकि मवाजना नहीं था, कम स्कोर था, लेकिन इन दोनों ने कम बॉलों पे ज़्यादा रन बना के मैच को अपने लिए आसान कर दिया। ये अच्छा कि अपना भी वक्त बचाए, लोगों का भी वक्त बचाए। सही है। अच्छा, लोगों की बात की आपने, एक चीज़ इशू आ रही है ट्रैफिक के हवाले से, बहुत ज़्यादा परेशानी को फेस करना पड़ रहा है। कल आप और हम भी ट्रैफिक में फंस गए थे और हमें टाइम लगा था स्टेडियम, लेकिन हर दूसरा बंदा ट्रैफिक के इश्यूज़ की बात कर रहा था। तो थोड़ा प्लान करना चाहिए। अभी जो चीज़ डिस्कस हो रही है, जो मैं जिस नुक्ते पे आ रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ्रेंचाइज की मीटिंग तलब की है कि वहाँ पे कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट के साथ। अगर वहाँ पे वो इशूज़ सॉल्व नहीं होते तो जो आने वाले मैचेस हैं PSL के वो कराची शिफ्ट होंगे। तो अगर कराची शिफ्ट होंगे तो फिर ट्रैफिक के ये इश्यूज़ किस तरह से हल होंगे, फिर क्या मसाइल देख रहे हैं सामने? देखें, जब आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं ना, वो पहले पेपर वर्क कंप्लीट होता है तो उसके बाद आप उसको अमली जामा पहनाते हैं। सही। इसका ये मतलब कहना कि या तो आपकी वो जो प्लानिंग थी वो सही नहीं थी, उसके अंदर नुक्स है। बात पैसों की इधर नहीं है कि भाई वो इतने पैसे मांग रहे हैं या इतने पैसे मांग रहे हैं। अगर वो इतने पैसे मांग रहे हैं, जब आप हिकमत अमली अपना रहे थे उस वक्त भी आपके इल्म में था। इशू उस वक्त उठाना चाहिए था, उस वक्त हम भी देंगे नहीं देंगे, और इशू आज भी है। हाँ। अब ये है कि शायद किसी का कट नहीं लग रहा होगा, सही है, या किसी को किसी का हिस्सा नहीं मिल रहा होगा, सही है, या कोई ज़्यादा मुंह खोल रहा होगा, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये हकीकत तो ये बतला रही है। ये जो फैक्ट्स और फिगर हाँ, मैं आपसे एग्री करता हूँ, हाँ, लेकिन ये जब बात करते हैं कि ये पाकिस्तान का इवेंट है, पाकिस्तान फर्स्ट। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो पैटर्न चीफ हैं वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, शहबाज शरीफ साहब, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट अभी तक नज़र नहीं आ रही। अगर पैसों का ही मामला है तो इतना बड़ा मसला नहीं है पंजाब गवर्नमेंट के लिए भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, तो क्यों इस मसले को हल नहीं कर रहे? चाह रहे हैं कि वो मैचेस वो पिंडी और लाहौर के लोग जो हैं उससे देखने से मायूस हो जाए। हालांकि पेशावर और कोयटा को मैच देने के लिए हम सोच रहे हैं, ये तो बड़े सिटीज़ है जहाँ पे हमने प्लान किया हुआ है, तो मैचेस भी होंगे, अरेंजमेंट भी है, तो वहाँ पे अगर मैचेस नहीं होंगे तो उनके लोगों की तो मैचेस लाहौर में भी हो, पिंडी में भी हो, और जिसने ये प्लान किया है कि भाई अभी इस वक्त हमें नुकसान हो रहा है, इसकी इन पैसों की रिकवरी हम फ्रेंचाइज से करेंगे या इससे करेंगे, तो उस बंदे को पकड़े। सही कि भाई अब ये नौबत क्यों आ रही है। ठीक है, एक हादसा हो जाए एक अलग चीज़ है, लेकिन ये सारी चीज़ें दुरुस्त चल रही हैं और फिर ज़बरदस्ती का आप
वो कह रहे हैं कि हमें कराची में इवेंट कराने के में ज़्यादा फायदा है, हमें यहाँ 2 करोड़ रुपए हमने दिए। सही है। सिंध गवर्नमेंट को सिंध गवर्नमेंट में तो बड़े जबरदस्त काम कर रही है, उसमें तो कोई शक नहीं। सिंध हमेशा से मेहमान नवाज रहा है, ऐसा नहीं कि पंजाब मेहमान नवाज नहीं है, सब पंजाब मेहमान नवाज है, पूरा पाकिस्तान मेहमान नवाज है, लेकिन यहाँ पर ये कि हर आदमी दिल खोल कर जो है ना पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत पेश करे। सही है। पैसे को दूसरे नंबर पर रखे। तो मैसेज क्या देंगे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है, वो पैटर्न चीफ है, जब चेयरमैन को लगा सकते हैं, मामला वो चलवा सकते हैं, हर चीज़ वो करवा सकते हैं, तो ये कौन सा बड़ा मसला है जो उसको हल नहीं किया जा सकता? उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो देखें कि मसला पैदा कौन कर रहा है, वो मसला पैदा कौन कर रहा है, ये तो देखना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन। मसला होता है तो मसला कागजों में होता है, जब कागजों में मसला नहीं है तो उसका मतलब है कि ग्राउंड में भी मसला नहीं है। नहीं, बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट है, क्योंकि जब शुरू में इनका मुआहदा हुआ था वो बकौल नजम सेठी साहब के कि 50 करोड़ की डिमांड थी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, तो पीसीबी ने किस बुनियाद पे उनको 5 करोड़ रुपए पहले दे दिए? मतलब आप एग्री थे तभी आपने उनको 5 करोड़ रुपए दे दिए ना फूड के हिसाब से। पीसीबी ने शायद उनको खुश करना हो। नादरा मुश्ताक लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं। नादरा मुश्ताक, अस्सलाम वालेकुम। जी, बड़ी मेहरबानी, आपने अगेन अपना कीमती टाइम दिया। कल का मैच आपने देखा, हमने भी देखा, एक्सपेक्टेशंस के हवाले से क्या समझती थी कि इतना ही वन साइडेड मैच होना था जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता, या कुछ गलत जो परफॉर्मेंस थी बाबर आजम की बैटिंग में कह लें, फील्डिंग में कह लें, या लैक ऑफ एक्सपीरियंस फील्डिंग के साथ बॉलिंग में, किसको कसूरवार समझेंगी पेशावर ज़ल्मी की शिकस्त का? देखिए, उनकी तरफ से जो फील्डिंग हुई है वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। नीशम ने 3 मतलब कैचेस ड्रॉप किए, और उसके अलावा जो है बॉलिंग में वहाब रियाज बड़े एक्सपेंसिव है, उनके बॉलर्स काफी एक्सपेंसिव साबित हुए हैं। तो लगता यह है कि बॉलिंग की वजह से प्लस जो बैटिंग है, देखिए बाबर आजम अपनी कैपेसिटी में बहुत अच्छा खेल रहे थे, क्योंकि देखिए जब आपका पार्टनर सामने हो ही नहीं, ओपोनेंट जो स्ट्राइक जिसको दें, रोटेट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि जो भी आ रही थी विकेटें गिरे चली जा रही थी। ऐसे में बाबर आजम को तो क्रीज पे रुकना ही था ना। तो शुरू में तो स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ, जब इन्होंने अर्ली 50 बना लिए थे पावर प्ले में, तो वो तो बहुत अच्छा स्टार्ट था। हारिस ने बहुत धुआंधार इनिंग खेली, 40 रन बनाए, लेकिन उसके बाद बाबर के बाद जो कैडमोर थे वो बिल्कुल नहीं चले। साइम अय्यूब वो स्पिनर का शिकार हो गए, स्पिन को सही तौर पे वो रीड नहीं कर पाए, जज नहीं कर पाए, नीची गेंद थी तो वो सही तौर पर खेल नहीं पाए, जिसकी वजह से वो भी आउट हो गए। इसके अलावा जितने भी जो बाद में आने वाले खिलाड़ी थे वो कोई भी नहीं टिके, सिवाय 3 खिलाड़ी जो थे वो डबल फिगर में मुश्किल से इनमें शामिल हुए थे। तो मुझे यूं लगता है कि कल जो है बैटिंग में भी और बॉलिंग खास तौर पे उनमें, और फिर प्लस फील्डिंग, तीनों एरियाज में पेशावर ज़ल्मी उस हद तक क्लिक नहीं कर पाई जैसे कि वो शुरू के मैचेस जीती है। अच्छा। उसके ऑपोजिट अगर हम देखते हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत ज्यादा तैयारी के साथ आई थी। दूसरा ये कि उनके पास जो इंडक्शन हुआ है गुरबाज का, रहमानुल्लाह गुरबाज पिछले PSL में बहुत ही जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी, और अभी भी उन्होंने इतनी ज्यादा फ्रंट से उन्होंने, मतलब कहते हैं ना कि आपने 7 चौके भी लगा दिए, 4 छक्के भी लगा दिए, इतना कन्विंसिंग उनकी विक्ट्री थी जो कि बिफोर टाइमिंग ही खत्म हो गई थी, यानी कि 20 ओवर भी नहीं हुए और वो आराम से इसको वो जीत गए मैच को। अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एक चीज नादरा यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा। बिल्कुल आपने सही कहा, रहमानुल्लाह ने जिस अंदाज की बैटिंग की और बाबर आजम से जो मिस्टेक्स हुई, लेकिन कप्तान को लीडिंग इन फ्रंट करना चाहिए था, खुद खेलना चाहिए था, 20 ओवर तक खड़े रहे लेकिन रन उतने नहीं बनाए। लेकिन हसन अली का कमबैक, उसको आपने के साथ देखा? क्योंकि हसन अली ने जितनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया वो एक्सपेक्टेशंस आपको थी कि जिन तीनों प्लेयर्स को उसने आउट किया और मैन ऑफ द मैच हुए, हसन अली की बॉलिंग के हवाले से कुछ कहें? देखिए, हसन अली जो है ना काफी अरसे के बाद आए हैं, काफी वो बीच में उनको आराम भी मिला है सब कुछ, लेकिन अभी जो हसन अली ने कल जो परफॉर्मेंस दी है, मुझे लगा वो जो शुरू में हसन अली आए थे ना, जो उसका एग्रेशन था बॉल के साथ, जिस तरह वो बॉल करता है, जो उसकी नेचुरल है, वो कल मुझे हसन अली की नजर आई। और हसन अली ने बहुत ही उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया है और यही वजह है कि उनको मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। उसके अलावा शादाब ने भी विकेट ली है, उसके अलावा रोमान रईस ने बहुत ही इम्पोर्टेंट विकेट ली। तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो फील्डिंग थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि वो लैग कर रही थी, अदरवाइज उनकी बैटिंग और बॉलिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी तैयारी से आए थे। और फिर उनमें भी तीन ही ऐसे प्लेयर्स थे जो कि डबल फिगर में दाखिल हुए, और क्योंकि T20 है ना, तो इसमें 1 से 2 प्लेयर जो है वो क्लिक होते हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है, लाइक कोयटा ग्लैडिएटर्स, हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल स्ट्रगल करती नजर आ रही है,
तो उसमें आपको हर प्लेयर को अपना कंट्रीब्यूशन करना होगा। अच्छा, बिल्कुल। एक चीज़ और जो सामने आ रही है, बड़ी परेशान कुन बात भी है, जैसे कहा जा रहा है कि फ्रेंचाइज और पीसीबी के बीच में मीटिंग होने जा रही है, जो पिंडी और लाहौर के मैचेस है वो शायद शिफ्ट हो जाएं कराची के हवाले से। तो आप समझती हैं कि फ्यूचर में ऐसा आपको देखते हुए नज़र आ रहा है, या जो मैचेस जहाँ शेड्यूल हैं वहाँ पे हो जाएंगे, ये पैसों का मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा? देखिए, मीटिंग तो अभी जारी है, लेकिन वहाँ से जो इत्तलात आ रही है ये कि 89% चांसेस जो हैं वो कराची में आने के हैं। वजह ये है कि उन्होंने 50 करोड़ डिमांड की पंजाब गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी के मद में, और बाकी जो लवाजमात होते हैं उसके तो लवाजमात जो होते हैं खाने पीने के, उसके तो पैसे इन्होंने 5 करोड़ दे दिए, लेकिन जो 45 करोड़ हैं वो पीसीबी मैनेज नहीं कर पा रहा है। अच्छा, और उसकी वजह से नादरा, यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि पहले आप चीज़ें रिटर्न में, जैसे सुलेमान खान साहब बैठे हैं हमारे साथ, उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें पहले तय की जाती हैं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। जब 5 करोड़ पे आपने पहले दे दिया तो वाई नॉट अभी आप पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? किस तरह से आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं जब रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट भी आपने किया और पहले 5 करोड़ आपने मुहैया भी कर दिए, अब 45 करोड़ ना देने का सबब आपकी समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सही कह रहे हैं सलमान साहब कि 5 करोड़ आपने पहले दी थी। ये चीजें एट द 11th आवर कभी भी नहीं होती हैं, ये पहले से डिसाइड किया जाता है कि आया हम, हमारी जेब जो है वो इजाजत देगी कि हम इतना पे कर सके। देखिए, सिक्योरिटी के बगैर सिर्फ सिक्योरिटी नहीं है, उसमें बहुत सारे लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जब भी कोई ऐसा बड़ा इवेंट होता है। आपको तो सन 2009 के बाद से पाकिस्तान में जो वापस आई है ये क्रिकेट या और गेम्स, उससे हमारी लॉ इन्फोर्समेंट की वजह से आए। अगर वो अपनी ड्यूटीज छोड़ के आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं तो आपको भी उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है वो अपना हक ले रहे हैं एक तरह से, वो आपसे कोई नाजायज नहीं ले रहे हैं। उससे बहुत सारे, अब तो देखिए ना, आईडी कार्ड भी आपका चेक होता है तो नादरा वाले भी वहाँ शामिल होंगे। तो बहुत सारे यानी कि अमले होते हैं जिनको आपको पे करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है उसके लिए पहले से प्लानिंग होती है। इस वक्त जो वो कह रहे हैं कि जी 45 करोड़ हम नहीं दे सकते, तो ये जो है ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा पूरी दुनिया में। और फिर उससे ये होगा कि नहीं, फिर हमारी सिक्योरिटी, देखिए दुश्मन जो है ना वो सिक्योरिटी पर क्वेश्चन मार्क, और हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त हो रही है, तो लोग कहेंगे नहीं, बात वो नहीं होगी, बात ये होगी कि वहां पर हालात खराब हो सकते थे। अच्छा, एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, जैसे आपने सारी चीज़ों को एनालाइज किया और नो डाउट फैक्ट है ये फिगर जितनी आपने बताई, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो पैटर्न चीफ हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इतना बड़ा फैसला हो रहा है जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग है, पाकिस्तान का ब्रांड है PSL, तो इसकी साख को नुकसान पहुँचे कोई भी नहीं चाहेगा, हम भी नहीं चाहेंगे, आप भी नहीं चाहेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेज भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनकी अंत तक मेहनत की वजह से और कुर्बानियों की वजह से ये चीज़ यहाँ पहुँची है। तो प्राइम मिनिस्टर का किरदार अब कहाँ होना चाहिए? उसको इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहे हैं वो? देखिए, 100% आप सही बात कर रहे हैं कि पैटर्न चीफ हैं वो, और उनको जरूर इसमें इंटरवीन करना चाहिए कि ये क्या सब कुछ हो रहा है। वो बल्कि ज्यादा बेहतर तौर पे हल करवा सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इस वक्त सियासी सूरत हाल जो है वो बहुत ही गहमा गहमी और बहुत ही बदतर हो रही है, जिसकी वजह से हर शख्स जो सिंगल पर्सन है वो इफेक्ट हो रहा है। सिर्फ इन लोगों के आपस की जो रिफ्ट है सियासतदानों की, उसकी वजह से ये तमाम चीजें जो है ना इफेक्ट करेंगी, और अगर इफेक्ट करती हैं खुदा ना खास्ता तो फिर पाकिस्तान की बहुत बदनामी होगी। ये कोई अच्छी बात नहीं होगी कि वहां से शिफ्ट होके यहाँ आ रहे हैं। देखिए, IPL भी होता है, वहां पर ब्लास्ट भी हुआ, बल्कि हंगामे भी हुए। IPL के कई मैचेस में ऐसा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कैरी ऑन किया, उन्होंने कंप्लीट किया। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ पैसों की बात है। तो फिर वही सवालिया निशान आ जाएगा कि जी पैसों की बात नहीं होगी, कोई और बात होगी जिसको छुपाया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच नादरा मुश्ताक, आपने अपना कीमती टाइम दिया KTN न्यूज़ के लिए। सलमा भाई, ज़बरदस्त बात की कि कोई और इशू होगा उनको छुपाया जा रहा है, लेकिन बात यह है कि कोई भी इशू हो लेकिन चीज़ों को प्रॉपर वे में चलना चाहिए। आपने सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है क्योंकि आप ही अथॉरिटी हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नजम सेठी का भी अभी तक स्टेटमेंट इस हवाले से नहीं है, लेकिन वो मीटिंग की बातें हो रही हैं और मीटिंग में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें ज़ाहिर हो रही हैं कि शायद ये मैचेस कराची हो जाएँ। तो आप समझते हैं कराची अगर मैचेस आ जाते हैं तो फिर कराची में सिंध गवर्नमेंट को उसको तो हैंडल करना है, लेकिन उसके साथ लोगों के लिए जो ट्रैफिक के इशूज़ हैं वो परेशानियां ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बात छुपाने से छुपती नहीं है, ठीक है। हो सकता है नजम सेठी की जो चिड़िया वो अभी कुछ खाना वगैरह में खाने में मसरूफ हो, इस वजह से उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रहा। सही। रही बात ये कि ट्रैफिक का मसला PSL हो या ना हो, ट्रैफिक का मसला रहता है, ठीक है। अगर हम करीब के जो सिग्नल है वहाँ देख लें,
चारों तरफ से ट्रैफिक आ रही थी और एक जो पुलिस वाला है वो खड़ा होता है, वो मैनेज नहीं कर पाता। होना ये चाहिए हर सिग्नल पर एक पुलिस वाला हो। लेकिन हम लोगों की भी रिस्पांसिबिलिटी, हम चीज़ों का मकसद अगर अब ये कि जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है उसका चालान किया जाए तो उसको एहसास होगा कि यार ये मैंने खिलाफ वर्जी की है। अब जो ट्रैफिक पुलिस वाले वो साइडों पे खड़े होते हैं, वो ट्रक वाले को रोक रहे होते हैं, वो अपनी पैदागिरी करते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सिंध पुलिस को ये जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है इसको इस बात पर देखना चाहिए। दूसरा ये कि हमारा जो कराची में देखें आए दिन कभी एक रोड खुदा हुआ होता है, कभी एक जगह पे लेक ऑफ प्लानिंग हो रही है, तो लेक ऑफ प्लानिंग भी लोगों के लिए दर्द सर है। तो आगे ये सर दर्द बढ़ जाएगा तो फिर तो मसला हो जाएगा, ये तो बढ़ जाएगा और फिर इसके अंदर फिर सिक्योरिटी के भी बड़े प्रॉब्लम आ जाते हैं। अल्लाह रहम करेगा। लेकिन आज जो उसमें फिर क्या होता है, ये जो थोड़ा बहुत ट्रैफिक है फिर क्या होता है रोड भी ब्लॉक हो जाते हैं, फिर जिसने यहाँ से जिसका सफर 5 मिनट का उसका आधे घंटे का हो जाता है। कल तो हमारे साथ ऐसा ही हुआ। तो गवर्नमेंट, तो सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए और जो इससे मुताल्लिक इदारे हैं उनको चाहिए कि अवाम के साथ जो है ताउन करें, और अवाम का भी काम है कि इनके साथ ताउन करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। इस्लामाबाद यूनाइटेड का फैसला, यानी इस्लामाबाद की जो मैच है आज कोयटा के साथ, आप नहीं समझते इस्लामाबाद ने कल तो मैच बड़ा ज़बरदस्त जीता, आज कोयटा के खिलाफ जा रहे हो, कोयटा पॉइंट्स टेबल पे बहुत नीचे, तो अंडर प्रेशर समझ रहे हैं आज की मैच में कोयटा नीचे ही रहेगा। उसकी वजह ये कि देखें वो खुद किसी से परफॉर्मेंस तो हो नहीं रही, ठीक है, और वो अपने वो प्लेयर का रोना रो रहे हैं कि भाई वो श्रीलंकन प्लेयर नहीं आया, ठीक है, और उसको की बात है ना, और उसकी वजह से हमने प्लानिंग की हुई थी। भाई प्लानिंग की हुई थी और उसका इंतजार करना था, एक मैच भी नहीं खेलते। जिस तरह इस्लामाबाद ने अपने मैचेस आगे बढ़ाए, आप भी अपने आगे मैचेस बढ़ाते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी मैनेजमेंट जो है ना खामी है। अच्छा, तो बैटिंग ऑर्डर तो डेफिनेटली कोयटा का बड़ा स्ट्रॉन्ग है अगेंस्ट, अगर इस्लामाबाद से कंपेयर करें तो आप समझते हैं कि कोयटा के बैट्समैनों को अगर टॉस जीतते हैं तो पहले बैटिंग करके कोयटा को चाहिए कि एक तब्दीली करे, उमर अकमल को लाए बंगलजे की जगह पे, तो शायद उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद इतना बड़ा इस्लामाबाद कल मैच जीता, उसको कॉन्फिडेंस है, तो उसके चांसेस ज़्यादा है। हर उसकी बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है, मोराल भी उसका बुलंद होगा, क्योंकि और उसको पता है कि जो सामने वाली टीम है वैसी हार रही है, उसके लिए जीतना ज़रूरी है, तो ज़ाहिर है वो गलतियां करेंगी, वो अटैक पर जाएंगी। अगर सही खेलते हैं तो या तो हार हो जाएगा, वरना जितनी शिकस्त खाई है हो सकता है सबसे गंदी शिकस्त। बड़ी बात सही की आपने, लेकिन अब पॉइंट टेबल के हवाले से अपने नाज़रीन को थोड़ा सा बताते चलें कि मुल्तान सुल्तान ने 5 मैचेस खेले हैं, उसमें से 4 मैचेस में उसको फतह मिली है, 1 में शिकस्त है, 8 पॉइंट है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 मैचेस खेले हैं, 3 मैचेस में से 2 जीते हैं, 1 हारा है, 4 पॉइंट्स हैं। लाहौर कलंदर 3 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, 1 हारा है, 4 पॉइंट है। पेशावर ज़ल्मी ने 4 मैच खेल चुके हैं, उनको 2 में कामयाबी, 2 में शिकस्त और 4 पॉइंट है। आते हैं कराची किंग्स जो 5 मैच खेल चुका है, 4 में शिकस्त है, 1 में फतह है, उसके 2 पॉइंट हैं। और कोयटा ग्लेडिएटर की टीम 4 मैचेस में से 1 में फतह हासिल की है और 3 में उसको शिकस्त हुई है, 2 पॉइंट है। तो कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर को आगे देख रहे हैं क्वालिफाइंग राउंड में, या अगर ये जीतते हैं तो फिर देख रहे हैं, अगर हार रहे हैं और जो इस वक्त नजर आ सूरत हाल नजर आ रही है, मैचेस की पोजीशन भी देखें, 5 के लिए कराची किंग्स और 4 वो खेले, अगर जीते मुझे कोयटा नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कराची किंग कमबैक कर ले, रिवर्स वापस आ जाए। कोयटा के अंदर मुझे इस वक्त, क्योंकि जब आप जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे और किसी और के ऊपर डालेंगे, भाई ये रीज़न है और ये रीज़न है ना, भाई जो आपके पास हथियार है, जो आपके पास असबाब हैं, उसको यूटिलाइज करें, उसमें रोना नहीं रोएं, उसी के मुताबिक लड़ें। आखिरी सवाल जी, प्रोग्राम का वक्त भी पूरा हो रहा है, आपकी टीम फेवरेट कौन सी हो, क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन बड़ी ज़बरदस्त जारी है, जनरेटर भी स्टार्ट हो गया है जनरेटर भी स्टार्ट हो गया है, और जिस तरह से आपने उस्मान कादिर की बात की थी वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आज के मैच में कोयटा को फेवरेट समझते हैं, इस्लामाबाद को? इस्लामाबाद को फेवरेट समझता हूँ। टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने की सूरत में या बैटिंग करने? उनकी मर्जी है ना, दोनों सूरतों में इस्लामाबाद के अंदर सलाहियत है कि वो कोयटा को घेर सकती है आराम। थैंक यू सो मच सलमान साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, तव्हां पाकिस्तान सुपर लीग 8 एडिशन के हवाले से असांजी स्पेशल ट्रांसमिशन जी तव्हांखे अपडेट करण वारो प्रोग्राम है वो जारी है। अॼु जी मैच है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर की टीमुनि विच में आहे। गुज़िरियल ॾींहुं पेशावर ज़ल्मे के एक तरफ़े मुक़ाबिले इस्लामाबाद 96 विकेट शिकस्त ॾिनी। ईंदड़ मैचेस के हवाले से भी असांजो सिलसिलो जारी रहंदो, तव्हांखे मुकम्मल अपडेट KTN न्यूज़ इन प्लेटफॉर्म तां मिलंदी रहंदी। प्रोग्राम हिन वक्त पुॼाइण ते पहुची रहियो आहे। पंहिंजे मेज़बान मुजाहिद सोलंकी खे ॾींदा इजाज़त, सुभाणे ताईं, अल्लाह वाही।